हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी का जो स्पेस वाला पार्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। पहले समझते हैं कि जो स्पेस है उसका बेनिफिट क्या होता है। स्पेस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, चाहे वो सैटेलाइट लॉन्च से लेके एक्सप्लोरेशन हो, इसका फ़ायदा होता है कि हम जो एप्लीकेशन है, मतलब कि कई सारे ऐसे रिसर्च हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में भी उसका एप्लीकेशन होता है, जैसे कि सोलर पैनल हो गया या ग्लोबल सर्च एंड रेस्क्यू सिस्टम हो गया। फिर उसी तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमारे पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी से में भी हेल्प करता है। कई बार जो रिसर्च हो रहे हैं स्पेस में वो हमारे अर्थ में भी हेल्प करता है। फिर तीसरा है कि जो नियर इन्फिनिट सप्लाई है ऑफ प्रीशियस एंड स्कार्स रिसोर्सेज, मतलब कि स्पेस माइनिंग, मान लीजिए कोई एस्ट्रॉयड है या कोई कहीं से भी, मतलब स्पेस के थ्रू जो माइनिंग होता है स्पेस में, जो भी क्रॉस कर रहा है, चाहे वो आपका एस्ट्रॉयड हो, कॉमेट हो, उससे रिलेटेड जो रिसर्च हो रहा है या स्पेस माइनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो प्रीशियस रिसोर्स है जैसे कि लिथियम और कोबाल्ट, इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा फ़ायदा है कि हम अट्रैक्ट कर सकते हैं यंग पीपल को जो इस सेक्टर में आएंगे। क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ को बेटर डील कर सकते हैं। साथ में हमारी जो लोगों की क्यूरियोसिटी है यूनिवर्स में एक हम लोग इंसेंटिव या मोटिवेट करते हैं यूथ को कि इस एरिया में रिसर्च करें। और साथ में हमारा जो यूनिकनेस है अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म है उस यूनिकनेस को भी समझते हैं। जब हम बाहर सितारों की तरफ देखते हैं तो रियलाइज़ करते हैं कि हमारा अर्थ कितना यूनिक है। और साथ में बहुत सारे नेशन साथ में आकर भी कई सारे रिसर्च करते हैं या लॉन्च करते हैं, तो उससे ट्रस्ट बिल्डिंग या डिप्लोमेसी में भी हेल्प करता है। मतलब स्पेस डिप्लोमेसी भी एक पार्ट है आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन का। साथ में हम ये भी फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो गया या अर्थ पे अर्थ को कोई किसी तरह का प्रॉब्लम हो या कलीजन का खतरा हो तो उसको कैसे डील किया जाए, ये सारे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के थ्रू हमें पता चलता है। अब बात है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। देखिए, पहला तो है कि जिस तरह से साइबर स्पेस को मिलिट्राइज किया जा रहा है, वेपनाइज किया जा रहा है, इससे अर्थ को खतरा है, क्योंकि स्पेस जो है वो पूरे ह्यूमैनिटी का रिसोर्स है और उसको इस तरह से कुछ बिग पावर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है कि साइबर अटैक के थ्रू, मतलब कि जो नया नए वारफेयर्स आ रहा है उसमें से एक साइबर डोमेन भी है। साइबर अटैक के थ्रू हमारे जो सैटेलाइट्स जो ऑपरेट कर रहा है उसको टारगेट किया जा सकता है हमारे एनिमी स्टेट के द्वारा। तीसरा है कि स्पेस ट्रैफिक और डेब्रिस बढ़ेगा। जितना एक्टिविटी हमारे स्पेस में बढ़ेगा, मतलब कि हमारे लो अर्थ ऑर्बिट हुआ या मिडिल अर्थ ऑर्बिट हुआ, उसमें जितना एक्टिविटीज़ बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा डेब्रिस भी बढ़ेगा और जो लॉन्चेस हो रहे हैं, जो बाकी लॉन्चेस हो रहे हैं, वो उनके लिए खतरा बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एथिकल कंसर्न, मतलब कि जो लॉन्चेस हो रहे हैं, जो खर्च हो रहा है, वो क्या एथिकली सही है। और साथ में कई सारे ऐसे भी सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं जो कि डुअल यूज़ है, मतलब कि उसका सिविलियन के लिए भी यूज़ हो सकता है, मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकता है अगेंस्ट एनिमी स्टेट। फिर नेक्स्ट है कि जो पोलराइजेशन हो रहा है, जिस तरह से कुछ प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेस एक्स है, वो स्पेस को अपने प्राइवेट प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रही है, तो इस पे भी आप ये भी एक तरह का चैलेंज है। नेक्स्ट है इकोसाइड, मतलब कि जिस तरह से स्पेस के इकोसिस्टम को हम इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो भी देखने लायक है। उसके बाद जो इरेस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, देखिए जो स्पेस है वो कॉमन रिसोर्स है, कम्युनिटी का पूरे ग्लोबल रिसोर्स है। तो अगर इसको इसमें जो जिस तरह के सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है स्पेस ऑब्जेक्ट्स, तो वो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशन कैसे किया जाए। हमारे पास वैसा कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं है उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, और लॉन्ग टर्म में वो खतरा क्रिएट कर सकता है ह्यूमैनिटी के लिए। साथ में कुछ कुछ ही देश ऐसे हैं जो कि स्पेस में एक्टिव हैं और स्पेस रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, चाहे स्पेस माइनिंग के थ्रू हो या बाकी तरीके से। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ बेनिफिट्स, इस पे भी सवाल उठने लाजमी है। लास्ट है कि जो स्पेस लॉज हैं जो भी, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट होता भी, अगर चाइना ने किसी तरह से
स्पेस का यूज़ किया है या डेब्रिस क्रिएट कर रहा है, तो हम उसको कैसे उस पर एक्शन लें। तो वो भी बात है कि एक स्पेस लॉज की कमी है, दूसरा जो भी है वो काफ़ी नहीं है, ऑब्सोलेट लॉज है। तो उसी में आपका वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन होगा कि हमें नॉर्म्स और रूल्स क्लैरिटी लाना चाहिए स्पेस के बारे में। साथ में इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी ज़रूरत है, और हमें बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पेस का मिलिटराइजेशन नहीं हो, जो देश है उसको वेपनाइज ना करे, एक वेपन की तरह यूज़ ना करें। साथ में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने समझा जो रोल है इंडियन स्पेस का। अब बात है इसरो का, जो हमारे इंडियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। तो अलग अलग सेक्टर में आप ये देख सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर में हम क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्ट या वेदर फोरकास्ट या जो सैटेलाइट डाटा है उसके थ्रू प्रोडक्टिविटी क्रॉप की बढ़ाने की कोशिश करें। ये कुछ है इसरो के स्टेप्स। रूरल एरिया में अगर आप देखो तो इसरो ने लॉन्च किया है विलेज रिसोर्स सेंटर, जो कि वीआरसी है, जो कि प्रोवाइड करेगा स्पेस बेस्ड सर्विस डायरेक्टली टू रूरल एरियाज, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया आपका टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन। उसी तरह रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब कि डिज़ास्टर रेजिलियंस से लेके हमारे रिसोर्स को अच्छे तरीके से उपयोग करना, इसमें भी इसरो बहुत ज़्यादा अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का यूज़ कर रहा है। उसके बाद रेलवे सेक्टर में भी इसका यूटिलिटी है, जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग या कोई ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट है वैसा, उसको डिटेक्ट करने में मतलब हम सैटेलाइट्स के थ्रू, स्पेस के थ्रू पता कर सकते हैं। एडूसैट हो गया आपका एग्जांपल एडुकेशन का, उसी तरह भुवन हो गया एग्जांपल डिज़ास्टर मैनेजमेंट में का। स्पेस बेस्ड इनपुट्स हम यूज़ कर सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। उसी तरह नाविक हो गया आपका एग्जांपल, हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बोथ एट द सिविलियन लेवल और रीजनल लेवल। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी इसरो कंट्रीब्यूट कर रहा है, अर्बन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट में भी इसरो का हम रोल देखते हैं। जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन जब ज़रूरत पड़ा था कोविड के समय, तो इन्होंने बहुत सप्लाई किया था। अर्बन डेवलपमेंट में देखते हैं कि हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट के थ्रू हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। साथ में लैंड यूज़ प्लानिंग की, कहाँ पे डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये जो डाटा है उसको कलेक्ट करने में भी हमें हेल्प करता है इसरो। अब जो नेक्स्ट इसमें है वो है गगनयान। गगनयान जो नाम है आपका, इससे पता चल रहा होगा कि संस्कृत वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है स्काई व्हीकल। और ये हमारा जो इंडियन स्पेस या में जो भी हमने रिसर्च किया है उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। हम एक इंडिजिनस कैपेबिलिटी बना रहे हैं जिसमें कि हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को भेज सके लो अर्थ ऑर्बिट में। और इसका अलग अलग पार्ट है, एक सीधे हम लोग लॉन्च नहीं कर रहे बल्कि पार्ट्स हैं, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी जो कि गगनयान में ज़रूरत पड़ेगा उस पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, क्रू एस्केप सिस्टम, हैबिटेबल ऑर्बिटल मॉडल। ये सारे जो टेक्नोलॉजीज है उस पर रिसर्च करके स्टेप बाय स्टेप हमारा मेन एम है कि हम आदमी भेज सके, हमारे इंडियन आदमी को भेज सके इन स्पेस। इसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेवल है, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, हम इस पे शोध कर रहे हैं और साथ में डेवलप कर रहे हैं, तो स्पेस के अलावा बाकी भी जो सेक्टर्स हैं वो इससे गेन करेगा। दूसरा है कि नेशनल प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टीट्यूट एकेडेमिया हो लेवल पे हो या इंडस्ट्री लेवल पे, इसका असर दिखेगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि R&D जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का भी पार्ट है, और स्पेस में जो R&D हो रहा है वो इंडस्ट्रीज़ को भी इन द लॉन्ग टर्म उसको में कंट्रीब्यूट करता है। साथ में यूथ को तो इंस्पायर करेगा ही, जब हमारे यूथ देखेंगे कि हम स्पेस में भेज रहे हैं लोगों को, तो वो उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इस एरिया में और लोग इन्वॉल्व होंगे जो नए यूथ हैं हमारे। और साथ में सोसाइटल बेनिफिट्स होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और साथ में हम अलग अलग देशों से सीख भी रहे हैं, उनसे कोलैबोरेट कर रहे हैं। लेकिन आपको दूसरी तरफ इसका चैलेंज भी समझना पड़ेगा कि एक तो ये पूरा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, ठीक है, हम अर्थ से बाहर किसी आदमी को भेज रहे हैं तो वो टोटली हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, उसको उस पूरे चीज़ के लिए ट्रेन करना है और अपडेट करना है। दूसरा है कि ग्रेविटी फील्ड के लिए भी, क्योंकि हमारी बॉडी जीरो ग्रेविटी के लिए नहीं बनी है, तो उसके अनुसार पूरे बॉडी को उस तरह से हैबिचुएट करना पड़ेगा। तीसरा है कि आइसोलेशन, मतलब कि कोई एक इंसान बहुत दिन के लिए कम्युनिटी से पूरा कटा रहेगा
तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है, आप भी अगर अकेले बहुत देर तक रहते हो तो कुछ नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं आपके दिमाग में, लेकिन जब स्पेस में टोटली कोई एक आदमी अकेला है तो उसको हो सकता है मेंटल प्रॉब्लम हो, जैसे स्लीप डिसऑर्डर, फेटिग, डिप्रेशन। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज है आपका रेडिएशन। देखिए, रेडिएशन ऐसा चीज़ है जिससे कि आपको कैंसर भी हो सकता है और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है। उसके बाद लॉन्च, एस्केप सिस्टम, री एंट्री और रिकवरी, क्योंकि ये ऐसे फेजेस हैं जहाँ पे हो सकता है कि जो व्हीकल है वो डैमेज हो जाए, और इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है डेथ तक का भी, जैसा कि पिछले भी जो इंटरनेशनल लॉन्चेस हुए हैं उसमें देखा गया है। तो ये है आपका गगनयान। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम जो है वो क्या होता है, ये होता है बेसिकली 3 स्टेज का होता है, ऑल सॉलिड व्हीकल। इसमें मतलब कि जो स्मॉल, बड़े नहीं बल्कि छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं इन अर्थ्स लो ऑर्बिट। इसका ये होता है कि टर्न अराउंड टाइम जो है वो बहुत कम होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और मल्टीपल सैटेलाइट माउंटिंग ऑप्शन रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रयान 3, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि चंद्र और यान मतलब कि मून पे जाने वाला यान। ये एक फॉलो ऑन मिशन है टू चंद्रयान 2। ठीक है, चंद्रयान 2 जो पहले हुआ था, उसके बाद हम लोग अब चंद्रयान 3 के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें कि लैंडर होगा, रोवर होगा, और इसमें इन सिटू एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, मतलब कि वहाँ पे मून पे एक्सपेरिमेंट होगा इस मशीन के थ्रू। और ये इंडिया का लूनर जो अलग अलग मिशन है, पहले चंद्रयान 1 था, फिर चंद्रयान 2 हुआ, उसके कंटिन्यूटी में है। पहला जो मिशन था वो चंद्रयान 1 था, ऑफ कोर्स दूसरा जो था वो चंद्रयान 2 था, जिसमें कि आपका लैंडर विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। पहले वाले का जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि केमिकल और मिनरलॉजी मैपिंग करना पूरे मून के सरफेस को, जबकि दूसरे वाले का था कि जो मून का जो लिंकेज है अर्थ के हिस्ट्री को से उसको समझना, साथ में वाटर मॉलिक्यूल का जो वाटर का एग्जिस्टेंस एक तो, और उसका स्टडी करना चांद पे। और फिर मेजर फाइंडिंग में अगर हम देखें तो पहला जो था चंद्रयान 1, उसमें डिटेक्ट किया गया वाटर इन वाटर वेपर, साथ में इसमें कंफर्म किया गया ओशन मैग्मा हाइपोथेसिस। और फिर दूसरे का बात करें तो इसमें डिटेक्ट किया गया हाइड्रोक्सिल वाटर मॉलिक्यूल, फिर साराभाई क्रेटर को भी इमेज किया गया। तो इसलिए अब हम चंद्रयान 3 की तरफ जा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है आपका, इसमें है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करे। यही सेम चीज़ स्पेस में भी अप्लाइड है। जो हमारा जो 4 पिलर है ऑफ स्पेस रिफॉर्म, वो है कि गवर्नमेंट जो है वो इनेबलर बनना चाहती है, कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हर क्षेत्र में वही रहे, बल्कि गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट का भी इक्वली पार्टिसिपेशन हो। और गवर्नमेंट एज एन इनेबलर मतलब कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए रहे प्राइवेट सेक्टर को। दूसरा है कि नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने के लिए। देखिए, जो नेक्स्ट जो हमारा नया मिलेनियम है, ठीक है, इसमें जरूरी है कि प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट भी रहे, और जो नया जनरेशन आ रहा है इसके लिए भी जरूरी है। तीसरा है कि फ्रीडम टू इनोवेट, मतलब कि जब हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो इनोवेट करेगी, रिसर्च करेगी, और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में जो R&D का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा। चौथा है कि स्पेस सेक्टर जो है वो एक कॉमन रिसोर्स है और वो ह्यूमैनिटी के लिए है। तो इसीलिए बेस करके ये पूरा इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया आपका इंडियन स्पेस एसोसिएशन। अभी तक जो हमारा इंडिया का स्पेस सेक्टर है वो आपको पता होगा कि मोस्टली पब्लिक सेक्टर द्वारा ड्रिवन है। जैसे स्पेस एक्स हो गया, वो फॉरेन कंपनी है, वैसी कोई कंपनी इंडिया की तरफ से नहीं है। दूसरा है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई इकोनॉमिक पोटेंशियल है, इंडिया एज अ होल, और कॉमर्शियल तो है ही। तीसरा है कि सैटेलाइट और ग्राउंड बेस्ड सर्विस में भी, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो सकता है, उसमें भी बहुत कम है हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन। अब ज़रूरत क्यों फील हो रही है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का? पहला तो डिमांड बढ़ रहा है, दूसरा कि इसरो को बहुत सारे एरियाज़ में फोकस करना पड़ रहा है, ठीक है, और वो चाहती है कि कुछ एरिया जो है वो प्राइवेट सेक्टर को शिफ्ट कर दे और कोर एरियाज़ पे ही इसरो फोकस करे, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उस पे फोकस करे, ना कि हर एक एरिया पे। तीसरा है कि जो इंडिया का शेयर है, देखिए इंडिया जो है बड़ा प्लेयर माना जाता है ग्लोबल लेवल पे इन स्पेस इंडस्ट्री। तो जरूरी है
कि इंडिया अपना शेयर इन ग्लोबल स्पेस मार्केट बढ़ाए, तो उसमें आपका प्राइवेट सेक्टर आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो स्पेस कैपेबिलिटीज़ हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारे सैटेलाइट बेस्ड सर्विस को और ज़्यादा कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए, और साथ में जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जो एक तरह से ये हमारा सॉफ्ट पावर भी दिखा रहा है, ठीक है। और बाकी फैक्टर्स हैं जैसे कि आत्मनिर्भर भारत जो है योजना इंडिया का, इंडिजनाइजेशन का, और साथ में कम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का। लेकिन बात है कि चैलेंजेस क्या है, प्राइवेट सेक्टर को अभी तक हम लोग ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दिया। पहला तो कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर टोटली प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, वो प्रॉफिट मोटिव के साथ काम करता है, तो और वो कहीं ना कहीं जो नेशनल इंटरेस्ट है उससे टोटली अलाइन नहीं हो पाता, तो हो सकता है इसरो और प्राइवेट सेक्टर के बीच में इस कारण कन्फ्लिक्ट हो। दूसरा है कि प्रोसीजरल हर्डल, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए बहुत सारे रेड टेप या हैसल्स होते हैं जो उनके लिए पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल बना देता है, जो कॉम्प्लिकेशन है प्रोसीजर्स के उसके कारण। तीसरा है कि लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन लेवल ऑफ प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट ने ये तो कह दिया कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगी, लेकिन किस लेवल पे होगी, किस किस एरियाज़ में होगी, उस पर उतनी क्लैरिटी नहीं है। तो जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। चौथा है कि एब्सेंस ऑफ कोहेरेंस पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है वो उतनी क्लियर नहीं है। पांचवा है कि लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब कि अभी तक प्राइवेट सेक्टर उतना R&D में इन्वेस्टमेंट उनका अगर आप देखो तो बहुत कम है, और वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो उनको खुद को भी डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हैं। और जो कंसर्न्स हैं जैसे मैंने कहा, मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड्स देखने को मिलता है। फिर सोशल वेलफेयर जो वो हो सकता है कि एक सेकेंडरी हो जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का हमेशा प्रॉफिट जो है वो मेन मोटिव होता है। तो हमें ज़रूरी है जो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करे, रेगुलेशन जो है इंडिपेंडेंट बनाए, साथ में जो ग्रांट्स या FDI रिफॉर्म, इंसेंटिव दे प्राइवेट कंपनीज़ को। इस तरह से हम अपने प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करवा सकते हैं हमारे स्पेस इंडस्ट्री में। अब ये है नेक्स्ट, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। ये आपका इंडिया US ने फाइनलाइज किया है ऐसा अरेंजमेंट। बेसिकली जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है ये एक प्रैक्टिस है ऑफ ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस, आइडेंटिफाइंग दैम और इस्टेब्लिशिंग द ऑर्बिट्स। देखिए जो हमारा स्पेस एसेट्स है वो चाहे अलग अलग सैटेलाइट्स हो या लॉन्चेस हो, तो उसको कई सारे थ्रेट्स होते हैं उसमें, जैसे नेचुरल है जैसे कि स्पेस वेदर, मेटेराइड, एस्ट्रॉयड, या एक्सीडेंटल हो सकता है कि कोई सैटेलाइट जो है वो डेब्रिस से टकरा जाए, या सैटेलाइट टू सैटेलाइट अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कॉलिजन हो जाए। उसी तरह इंटेंशनल भी हो सकता है कि कोई जो हमारे एनिमी स्टेट्स हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो हैक कर ले जैमिंग के थ्रू, फिर SAT वेपन्स के थ्रू। तो इस तरह से अलग अलग थ्रेट्स हैं, तो इसी के लिए अगेंस्ट बना है आपका स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, जिसमें कि इंडिया और US साथ आए हैं और हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को। अब बात है इम्पोर्टेंस क्या है SSA का फॉर इंडिया। पहला तो कि इससे क्या होगा कि जो हमारा जो स्पेस एसेट है उसका सिक्योरिटी मेंटेन होगा, साथ में जो हमारे एनिमी स्टेट्स हैं वो उनके एक्टिविटीज़ पे हम लोग नज़र रख पाएंगे कि कहीं वो हमारे सैटेलाइट्स को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि स्पेस सुपेरियोरिटी या एक तरह से हमारे लिए जियोपॉलिटिकल या स्पेस डिप्लोमेसी का भी एक एग्जांपल है। तीसरा है कि बहुत सारे स्पेस ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं, वो चाहे स्पेस डेब्रिस के फॉर्म में हो या आउटर स्पेस के ऑब्जेक्ट्स हो, तो इसलिए भी ज़रूरी है कि उसको ट्रैक किया जा सके ताकि जो हमारा जो भी रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एट स्पेस लेवल, उसको हम बचा सकें। और इसलिए हमारे इंडिया में भी बहुत सारे स्पेस स्टेप्स लिए गए हैं इस बारे में, जैसे कि इसरो ने सेटअप किया डायरेक्टर ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है बेंगलुरु, ग्लोबल कोऑपरेशन तो कर ही रहा है इंडिया, साथ में मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार भी का भी एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्पेस डेब्रिस। आपको स्पेस डेब्रिस जो है समझना पड़ेगा, ये एक तरह से कचरा है, बेसिकली कोई भी गार्बेज जो कि यूज़ में ना हो, बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि यूज़ ना हो और वो एक डेब्रिस के फॉर्म में स्पेस में रिवॉल्व करता है। ये आपका नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल जैसे हो गया आपका मेट्रोइड और आर्टिफिशियल
हो सकता है जैसे ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट्स हैं जो कि काम करना बंद कर दिए हैं, या बाकी जो उसके टुकड़े होते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब सैटेलाइट एक दूसरे से टकराते हैं, एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से टकराता है, तो इसके कारण मल्टीपल डेब्रिस क्रिएट हो जाते हैं। तो जो सोर्स है ऑफ ऑर्बिटल डेब्रिस वो समझते हैं। पहला तो नॉन फंक्शनल स्पेसक्राफ्ट, जो मतलब कि जो काम नहीं कर रहा है, ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। दूसरा डेलिब्रेट डेब्रिस क्रिएशन, मतलब कि कोई जो एनिमी स्टेट है वो टारगेट करके वेपन के थ्रू डेब्रिस क्रिएट कर सकती है। तीसरा कि मिशन रिलेटेड डेब्रिस। चौथा फ्रैगमेंटेशन डेब्रिस, मतलब कि दो सैटेलाइट एक दूसरे से टकराए, उसके कारण फ्रैगमेंट्स क्रिएट हुए और वो फिर अलग अलग एक तरह के डेब्रिस बन गए। नेक्स्ट है अपर स्टेज रॉकेट्स, और साथ में अबेंडन लॉन्च व्हीकल स्टेजेस। रिस्क्स क्या क्या है? पहला तो इन ऑर्बिट रिस्क, मतलब कि जो ऑलरेडी नॉन फंक्शनिंग सैटेलाइट जो फंक्शनिंग सैटेलाइट है उससे उसको टारगेट कर सकते हैं, या मतलब दोनों के बीच में टकराव हो सकता है। दूसरा कि केस्लर सिंड्रोम, ये ऐसा सिनेरियो है इन विच डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट इज हाई enough that collision between objects could cause a cascade। मतलब जैसा मैंने कहा कि हर एक collision के बाद और ज़्यादा आपका कूड़ा कचरा बनता है स्पेस में, और वो फिर जो डेब्रिस है वो फिर दूसरे सैटेलाइट से टकरा के फिर और ज़्यादा जो डेब्रिस है वो बनेगा। तो इसी को कहते हैं केस्लर सिंड्रोम। तीसरा कि इसके कारण कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे डेब्रिस हैं, तो वो ध्यान में रख के आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा। कि जो लॉन्च होने वाला सैटेलाइट है वो पता चला किसी डेब्रिस से जाके टकरा गया, तो पूरा का पूरा आपका ऑपरेशन फेलियर हो जाएगा। चौथा है कि इंटरफेस विद साइंटिफिक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। और लास्टली एयर ट्रेवल, मतलब कि स्पेस फ्लाइट में, मतलब जब ह्यूमन भी जाते हैं स्पेस में तो उनके लिए भी ये कॉस्ट, जैसे हमारा गगनयान हो गया उसमें हम लोग ह्यूमन को भी भेजने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए ये जैसे एग्जांपल हुआ कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं? तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और साथ में रिमूवल प्रोसीजर्स हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में आएगा कि हमें ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए ताकि डेब्रिस बने ही ना। कोई अगर सैटेलाइट ख़राब हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली अर्थ की तरफ आ जाए, या फिर लो उसका ऑर्बिट चेंज हो जाए। तो इस तरह से करके अलग अलग टेक्निक है। और साथ में रिमूवल प्रोसीजर है, जैसे कि स्पेस टेटर, लेज़र, स्पेस टग्स, ये सब बस टर्म्स आपको पता होना चाहिए। और वे फॉरवर्ड में होगा कि हमें रिसर्च करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, स्पेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क का यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से हमने स्पेस डेब्रिस का समझ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लैक होल। क्या हुआ है कि एक ब्लैक होल जो है वो सेंटर ऑफ मिल्की वे फोटोग्राफ उसका निकला है। तो ब्लैक होल आपको पता है इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ग्रेविटी तक को अपने अंदर पुल कर लेता है, मतलब ग्रेविटी के थ्रू लाइट को भी पुल कर लेता है। तो इसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर पुल कर सकता है, यहाँ तक कि रोशनी भी उसको एस्केप नहीं कर सकती। ये कब होता है? तो मोस्टली ये देखा गया तब होता है जब कोई जो तारा है वो मर रहा होता है, और वो इतना ज़्यादा मतलब कि रोशनी भी जब उसको क्रॉस नहीं कर सकती तो लोगों को कुछ दिखेगा ही नहीं, तो इट्स टोटली ब्लैक। ठीक है। और जो रिसेंटली देखा गया है उसका फोटोग्राफ आया, इसलिए ये न्यूज़ में है। आपको समझना पड़ेगा स्टडिंग ब्लैक होल क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फंडामेंटल थ्योरीज हैं, जैसे कि जनरल रिलेटिव थ्योरी हो गई आपकी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, उसको इसी से रिलेट करती है। आपकी ग्रेविटी इज़ अ कर्विंग और रैपिंग ऑफ स्पेस, मतलब कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, उनके अनुसार जो ग्रेविटी है वो स्पेस को कर्व या रैप कर सकती है। साथ में जो 2016 में डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो भी कंफर्म करता है कि जो जनरल रिलेटिविटी का जो थ्योरी था वो सही था। तो जब बात है कि ब्लैक होल टोटली डार्क है तो उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो दे कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, लेकिन जो उसका जो एरिया है उसके बाउंड्री के बाहर, ठीक है, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द ब्लैक होल, उसमें बहुत ज़्यादा गैस क्लाउड प्लाज्मा होता है, वो एकदम स्विल कर रहे होते हैं, एकदम मूव कर रहे होते हैं वायलेंटली, और वो अलग अलग रेडिएशन भी एमिट करते हैं।
तो उनके कारण पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पर ब्लैक होल हो सकता है। तो उसी के थ्रू फिर इन्फर किया जाता है कि वहाँ पे ब्लैक होल है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि ये कुछ टर्म्स है जो ब्लैक होल से रिलेट करते हैं, जैसे सिंगुलरिटी, रिलेटिविस्टिक जेट, एक्रेशन डिस्क, इवेंट हॉरिजन, फोटोन स्फीयर, ये आप खुद से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये जो है बेसिकली एक कोलैबोरेशन है बिटवीन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और साथ में कनाडियन स्पेस एजेंसी का। ये इंफ्रारेड फ्लैगशिप ऑब्जर्वेटरी है, जिसके थ्रू मेन है कि जो गैलेक्सीज हैं, जो पहली गैलेक्सी, सर्च फॉर फर्स्ट गैलेक्सी, या फिर जो पहला ल्यूमिनस जलता हुआ ऑब्जेक्ट था बिग बैंग के बाद, ठीक है, उसको स्टडी करना या खोजना। और साथ में गैलेक्सी, ये बेसिकली गैलेक्सी बेस्ड है कि गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुई, कैसे पहला गैलेक्सी था, फिर स्टार कैसे फॉर्म हुए, उसको स्टडी करने के लिए। और ये जो है टेलीस्कोप, ये प्लेस कहाँ चेक किया जाएगा, तो लैग्रेंज पॉइंट जो होता है सन और अर्थ के बीच में, उसमें ये प्लेस किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पार्कर मिशन। पार्कर जो है ये नासा का है और ये सन के अपर एटमॉस्फेयर को और साथ में कोरोना को स्टडी करेगा। जो पार्कर मिशन है ये सन कैसे इवॉल्व हुआ इसको स्टडी करेगा, साथ में उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करेगा कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स या सोलर स्टॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ पे, और जो सन का जो आउटर स्फीयर है उसका क्या सीक्रेट है, कैसे काम करता है, और जो डिस्कवर्ड दैट जैक। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद आपका है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट, लीगो प्रोजेक्ट जो है ये महाराष्ट्र में है और इसको बेसिकली ये स्टडी करेगा कि कैसे जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उसके ऊपर ये मेनली स्टडी करेगा। ये डिज़ाइन किया गया था फॉर डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, जो लीगो है, और महाराष्ट्र में ये इसमें इसका लेबोरेटरी होगा जो कि स्टडी करेगा ग्रेविटेशनल वेव्स। जो LIGO है वो सोर्स करेगा इंटायर स्काई को, विल रेज द विजिबिलिटी एंड अपील्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस इन इंडिया। मतलब कि जो कोई भी स्टडी होता है उसका इम्पैक्ट हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ता है, हमारे यूथ पे पड़ता है, हमारे सोसाइटी पे पड़ता है, और यही बात है कि जो सिग्निफिकेंस है LIGO इंडिया का। इसके थ्रू हमें क्योंकि एक एरिया में रिसर्च होने से ऐसा नहीं है कि उसी पे रिसर्च होगा, उसका बाकी जो एरियाज़ हैं उस पे भी रिसर्च होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स बाय LIGO, इसका क्या है, तो बेसिकली जो आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें हेल्प करेगा। साथ में जो यूनिवर्स के कुछ कुछ फेनोमेना है जैसे कि ब्लैक होल हो गया, ये न्यूट्रॉन स्टार है, उसके बारे में भी हेल्प करेगा। और साथ में इंसाइट देगा कि यूनिवर्स का एक्सप्लोजन या कैसे इवॉल्व हुआ गैलेक्सी, उस पर भी हेल्प करेगा। तो इस तरह से हमने जो स्पेस रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं वो कवर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।